किसी भी मुल्क के तालीमी इदारों को उस मुल्क की तकदीर की नसरियाँ कहा जा सकता है और वहाँ तालीम हासिल करने वाले तलबा को उस कौम के मेमार। पाकिस्तान आज एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल का शिकार है। बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से हमारे तालीमी इदारों वहाँ पर नशा व अद्वियात पहुँचाई जा रही हैं। तरबियत याफ्ता अफराद के ज़रिए नौजवान लड़के और लड़कियों को इस लानत में मुब्तला किया जा रहा है। जो इलिसिट है, इसके अंदर सबसे जो अहम चीज़ है, इलिसिट ऐसी चीज़ को कहा जाता है जो इलीगली क्रॉस द बॉर्डर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के अंदर आती है। स्टिमुलस इस्तेमाल कर रहा है या नहीं, ये सिर्फ डिप्रेसेंट है या फिर सिंथेटिक ड्रग, इन तीनों में क्या आपस में फ़र्क है? कुछ ड्रग्स मेडिकल स्टोर्स की आड़ में भी मोबिलाइज़ की गई हैं। पसमानदा इलाके हैं उनके अंदर तो मतलब थड़ों के ऊपर बैठ कर भी ये चीज़ें बेची जा रही। किसी की पुलिस की भी जरूरत नहीं होती कि उनको पकड़ जाए, वो उनकी बैकग्राउंड में इतना, क्योंकि इसके अंदर पैसा बहुत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, किसी भी मुल्क के तालीमी इदारों को उस मुल्क की तकदीर की नसरियाँ कहा जा सकता है और वहाँ तालीम हासिल करने वाले तलबा को उस कौम के मेमार। अगर आप पाकिस्तान का जायज़ा लें तो पाकिस्तान आज एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल का शिकार है। बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से हमारे तालीमी इदारों, ख़्वाह वो स्कूल हों, कॉलेज हों या यूनिवर्सिटियाँ हों, वहाँ पर नशा व अद्वियात पहुँचाई जा रही हैं और बाकायदा तरबियत याफ्ता अफराद के ज़रिए नौजवान लड़के और लड़कियों को इस लानत में मुब्तला किया जा रहा है। नाज़रीन, 2016 में पाकिस्तान के 44 महंगे तालीमी इदारों में एक सर्वे किया गया जिससे ये होशरुबा इंकशाफात सामने आए कि वहाँ के 53% यानी 53% तलबा मनशियात की लानत का शिकार थे। नाज़रीन, पाकिस्तान की अगर आबादी देखी जाए तो इसका 6% हिस्सा अल्कोहल और तंबाकू के अलावा किसी भी और नशावर चीज़ का इस्तेमाल करता है और इनमें 60% तादाद तालीम याफ्ता अफराद की। नाज़रीन, पाकिस्तान में गुज़िश्ता 10 सालों में नशावर अद्वियात के इस्तेमाल में हैरत अंगेज़ इजाफ़ा हुआ है और इसकी बड़ी तादाद नौजवानों की है। इस बात का अंदाज़ा इस हकीकत से लगाया जा सकता है कि 2013 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में नशा में मुब्तला अफराद की तादाद 4.5 मिलियन थी, जो कि 2023 में बढ़कर 7.6 मिलियन हो गई और इनमें निस्फ से ज़्यादा तादाद 30 साल से कम उम्र अफराद की। नाज़रीन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 43% यानी 43% नौजवान नस्ल नशे की लानत में मुब्तला है और 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन अफराद की तादाद जो कि बे इंतहा नशा इस्तेमाल करते हैं 50% से ज़्यादा 15 से 25 साल के दरमियान है। हालिया एक सर्वे के दौरान एक भयानक हकीकत सामने आई है जिसके नतीजे में ये मालूम हुआ है कि पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में 50% नौजवान नस्ल को नशे तक आसान रसाई हासिल है और 45% तादाद ऐसे नौजवानों की है जो किसी न किसी तरह अल्कोहल का इस्तेमाल कर चुके हैं। नाज़रीन, किसी भी तरह ये सूरत हाल हौसला अफजा नहीं है और अगर हमने आज बहसीयत कौम मुनज़्ज़म तरीके से और एक प्लानिंग के ज़रिए इस लानत का ख़ात्मा ना किया तो आने वाला वक्त हमारे लिए अच्छा नहीं है। नाज़रीन, इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमने अपने आज स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर ज़ुबैर अमजद साहब को। आप CEO हैं पाक पंजाब हेल्थ प्रोजेक्ट के। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम नौजवान नस्ल में ड्रग्स का बढ़ता हुआ जो रुझान है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इलिसिट सब्सटेंस यानी ममनुआ अद्वियात या ऐसी चीज़ें जो कि कानूनी तौर पर मना है, उनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? सबसे पहले सैल साहब बहुत शुक्रिया आपका इस अहम मौजू पे दावत देने के लिए। जो इलिसिट है, इसके अंदर सबसे जो अहम चीज़ है, इलिसिट ऐसी चीज़ को कहा जाता है जो इलीगली क्रॉस द बॉर्डर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के अंदर आती है, उसको आप इलिसिट कहते हैं। जैसे इलिसिट फाइनेंस हो सकती है, इलिसिट सब्सटेंस के अंदर ड्रग्स आ जाती हैं,
जो कि गैर कानूनी तौर पे क्रॉस द बॉर्डर मूव की जाती हैं, तो उसको इलिसिट सब्सटेंस कहते हैं। इसके अंदर आपकी जितनी भी ड्रग्स हैं, हशीश है, उसके अंदर आपकी कोकीन है, नारकोटिक्स की जितनी भी बैंड चीज़ें इसके अंदर वो फॉल करती हैं, तो उसको आप इलिसिट सब्सटेंस कहते हैं, जो कि एज अ ड्रग बाद में इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, फिर जब भी हम ड्रग्स का जिक्र करते हैं तो 3 लफ्ज़ इसमें आमतौर पर बोले जाते हैं, नहीं जी ये स्टिमुलस इस्तेमाल कर रहा है, या नहीं ये सिर्फ डिप्रेसेंट है, या फिर सिंथेटिक ड्रग। इन तीनों में क्या आपस में फ़र्क है? सबसे पहले इसमें जो लफ्ज़ है डिप्रेसेंट है, मैं उसको डिफ़ाइन करूँगा। डिप्रेसेंट के अंदर जो मेडिकली यूज़ की आपकी ड्रग्स हैं, जो कि एज अ ट्रैंकुलाइज़र यूज़ होती हैं, इसका रोल होता है कि ये दिमाग के और बॉडी के जो कनेक्शन को वीक करके और इंसान के ऊपर नींद गालिब करता है, ठीक है, या उसके अंदर एक सुस्ती को गालिब करता है, जिससे वो आसानी से नींद या बॉडी रिलैक्सेशन की तरफ जा सके। तो इसको सम टाइम बतौर ड्रग लोग इसका ओवर यूज़ जो है उसको एज अ ड्रग भी यूज़ करते हैं, और इसका गलत इस्तेमाल भी होता है। लेकिन बहरहाल ये इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकेशन होती है, ठीक है, तो इसको आप डिप्रेसेंट कह सकते हैं। अभी जो स्टिमुलेंट है, ये इसका इफेक्ट इसके उल्ट है। ये आपके एक अलर्टनेस पैदा करती है बॉडी के अंदर, आपके अंदर एक चौकन्नापन पैदा करती है, ओवर अलर्टनेस जो है कैफीन वगैरह, जो स्टिमुलेंट्स के अंदर जितनी भी चीज़ें आएंगी, वो उसका रोल जो है वो आपकी बॉडी को ओवर एक्टिव कर देता है, ठीक है। मोस्टली लोग सेक्सुअली या दूसरे तीसरे मामलात पार्टीज़ के अंदर ओवर एक्टिव नज़र आने के लिए इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो इसको हम स्टिमुलेंट्स कहते हैं। सिंथेटिक ड्रग्स के अंदर ये दोनों चीज़ें आती हैं जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड हैं। बेसिकली डिप्रेसेंट भी आर्टिफिशियली क्रिएटेड हैं, और स्टिमुलेंट्स भी जो है वो मोस्टली आर्टिफिशियली क्रिएटेड होते हैं। आर्टिफिशियली क्रिएशन से मतलब कि उनके एक्सट्रैक्ट्स को, जो बेस्ड ड्रग्स हैं उनके एक्सट्रैक्ट्स को जो है वो रीजनरेट किया जाता है, या उसकी फार्मूलेशन इस तरह से की जाती है कि वो मज़ीद जो है बॉडी की परफॉर्मेंस को फॉर द टाइम बीइंग इन्हांस करने के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से डिपेंडेंस वाले कौन से होंगे? कौन सी कैटेगरी ऐसी आ जाएगी जिस पर इंसान डिपेंडेंट हो जाएगा कि वो ओवर द टाइम अगर यूज़ ना करेगा? देखें, ये इस दोनों चीज़ें ही अगर लंबा अरसा तक इस्तेमाल की जाती हैं तो दोनों की जो है ना वो डिपेंडेंसी बढ़ती है, ठीक है। लेकिन जो फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकेशन यूज़ होती है, उसको आप अगर ने एक लिमिटेड पैमाने तक यूज़ किया है तो उसका इस्तेमाल छोड़ना आसान है निस्बतन स्टिमुलेंट्स के, जिसको अगर आपने कुछ अरसा इस्तेमाल कर लिया है तो फिर उसकी एडिक्शन से निकलना आपके लिए जो है ना वो टफ़ हो जाता है। लेकिन डिप्रेसेंट की जो एडिक्शन है वो भी एक टाइम तक आपको अगर लंबा अरसा यूज़ करते हैं तो वो भी आपको एक एडिक्शन की तरफ ले जाती है, और वो उस पर भी आप जो है वो एक मतलब उससे भी निकलना फिर लोगों के लिए आसान नहीं रहता। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो कि देखने में बड़ी स्ट्रेंज या अजीब महसूस होती है कि तालीमी इदारे, वहाँ पे हालांकि स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है, किसी भी तालीमी इदारे में मैक्सिमम एक कैंटीन होती है जिस पर चाय या कोई सैंडविच या इस तरह की चीज़ें दस्तियाब हैं, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि तालीमी इदारों में, स्कूल हों, कॉलेज हों या यूनिवर्सिटियाँ हों, ये ड्रग्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है। क्या ये इतना मुश्किल है इसका कंट्रोल संभालना कि जो कि तालीमी इदारे इसमें मुलव्वस हो गए? देखें, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जिस वक्त में हमारे मुल्क के अंदर अफ़गानिस्तान से स्मगलिंग अरूज पे रही है, उस टाइम पीरियड के अंदर हमारे मुल्क के अंदर इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल रहा है। उसकी वजह दो चीज़ें हैं। तालीमी इदारों के अंदर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन जो ईज़ ऑफ अवेलेबिलिटी है वो आपके लिए चीज़ों को मुश्किल बना देती है, ठीक है। और नंबर 2 पे उसमें फिर जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनकी भी कुछ कमज़ोरियां हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के नाम से एक सूबाई फ़ोर्स तश्कील दी है। पहले एंटी नारकोटिक्स फोर्स के नाम से एक फेडरल फोर्स मौजूद है, लेकिन अभी उन्होंने एक बॉडी तश्कील दी है काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के नाम से। 3-4 दिन पहले ही उसकी इफ्तिताह किया गया है। वो उसका पर्पज़ यही है कि इसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन बहरहाल अब तक जो नाकामी रही है उसके पीछे एक चीज़ तो ये है, ये कुछ ड्रग्स मेडिकल स्टोर्स की आड़ में भी मोबिलाइज़ की गई हैं। कुछ ड्रग्स में अभी जो पसमानदा इलाके हैं
उनके अंदर तो मतलब थड़ों के ऊपर बैठ कर भी ये चीज़ें बेची जा रही। ठीक है, तो इजीली आप गुजरते गुजरते, और किसी की पुलिस की भी जरूरत नहीं होती कि उनको पकड़ जाए, वो उनकी बैकग्राउंड में इतना, क्योंकि इसके अंदर पैसा बहुत है, इसकी जो इलिसिट ट्रांजैक्शंस हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा छुपा हुआ है। ठीक है, और लोग इसको बहुत सारे लोग इसको पैसे के नशे में ही शुरू करते हैं। और फिर दूसरी तरफ जो है वो पार्टीज़ का जो रिवाज है ना, वो एक ट्रेंडिंग उसने पकड़ी है 2000 के बाद, और वो हमारे जो देहाती इलाकों के लोग हैं उन्होंने भी आके जो पार्टीज़ के अंदर वहाँ पे देखा है, तो वो फील करते हैं कि ये स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो गैदरिंग्स होती हैं बच्चों की आपस में, उसमें वो एक बच्चा कहीं से कोई एडिक्ट आ जाता है, वही सप्लाई भी दे रहा होता है और वही बाकियों को उस काम के अंदर लगा भी रहा होता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके अंदर गवर्नमेंट कोशिश तो बहुत ज़्यादा करती है, लेकिन सम टाइम स्कूल एंड कॉलेजेस के गार्ड्स भी इसमें इन्वॉल्व देखे गए हैं। ठीक है, कैंटीन के लोग इन्वॉल्व देखे गए हैं, फिर देहाती एरिया से आने वाले स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व देखे गए हैं, वो इसको इजी सप्लाई इजी कर देते हैं। ठीक, यानी कि उन बच्चों को जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको कुछ चंद पैसों का लालच देकर अंदर तक इसकी, बल्कि एक स्कूल के बाहर हमने एक बंदा कैप्चर किया था, वो नान टिक्की की आड़ में वहाँ पे ड्रग्स सप्लाई किया करता था, उसने वहाँ बाहर रेडी लगाई हुई थी और उसकी आड़ में वो ड्रग्स सप्लाई किया करता। तो इस तरह के भी मामलात हैं। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ फरमाइए कि आप क्या समझते हैं कि बच्चे, जो पेरेंट्स क्या गलती करते हैं कि जो हमारे बच्चे पेरेंट्स से दूर होके, ये शाई वे होके इन ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं और उनके मामलात वालिदैन से ओझल रह जाते हैं? देखिए, सबसे जो बड़ी नाकामी है और इसमें जो सबसे पहली फर्स्ट मॉनिटरिंग आती है वो वालिदैन की आती है। वालिदैन के साथ बच्चे का सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, लेकिन माँ बाप बच्चों को टाइम नहीं देते या उससे बरी ज़िम्मा और इस चीज़ पे नज़र नहीं रखते कि वो बाहर किसके साथ बैठ रहे हैं, किस तरह की उन्होंने कंपनी अडॉप्ट की हुई है और उस कंपनी की गैदरिंग कैसी जगह पे हो रही है। ये माँ बाप का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको देखें कि उनका बच्चा कहाँ पे है। और फिर अगर कोई बच्चा ड्रग्स ले रहा है तो उसकी कंडीशन से थोड़े अरसे में अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि ये बच्चा ड्रग्स में इन्वॉल्व है। तो अगर उसको आप किसी मशकूक एक्टिविटी में इन्वॉल्व देखते हैं तो उसके ऊपर पर्दा डालने की बजाय उसको टाइमली मैनेज करें। ज़्यादातर माँ बाप को पता चल जाता है, लेकिन वो कवर अप के चक्कर में सोसाइटी में बदनामी के डर से वो बताते ही नहीं है कि हमारा बच्चा इस मामले में हो चुका है। तो ये माँ बाप का फेलियर है, उनकी मॉनिटरिंग का फेलियर है कि वो अपने बच्चे पे। और फिर एक चीज़ और है, जो बच्चे हॉस्टलाइज हैं उनका थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि वो घर से दूर रह रहे होते हैं, तो माँ बाप से उनकी मुलाकात 2-4 माह में हो रही होती है। बोर्डिंग में और हॉस्टलिंग में जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर इसका शिकार होते हैं, क्योंकि वो माँ बाप से काफ़ी लंबा अरसा के लिए जो है ना वो इंटरेक्ट नहीं करते, तो उनका पता तब चलता है जब वो मुकम्मल तौर पे इस लानत में शामिल हो चुके होते हैं। और इसमें डॉक्टर साहब एक और चीज़ भी है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो एक गलती ये भी करते हैं कि बच्चों को, वो कहते हैं ना कि दो सोने का नवाला और देखो शेर की आंख से, वो शेर की आंख के चक्कर में जिस तरह बच्चे अपनी एज में ग्रो कर रहे होते हैं, वो डिस्टेंस कम नहीं करते अपनी औलाद के साथ, ताकि बच्चे आपके फ्रेंड्स बन जाएं और अपनी बाहर की एक्टिविटीज़ को आपके फ्रीली डिस्कस करें। तो क्या मेरे ख्याल में ये भी एक ऐसी चीज़ है कि जो इन बच्चों को वालिदैन से दूर कर देती है और उन अनासर को जो कि इनको नेगेटिव सरगर्मियों की तरफ ले जाते हैं उसका शिकार कर देते हैं। डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है आज का, वो बहुत एक टफ़ और डिप्रेसिंग है कि हर बंदे को और कुछ पता है या नहीं है, उसको ये पता है कि ग्रेड ए होना चाहिए। और दूसरी बात, कंपटीशन, किसी भी तालीमी इदारे में दाखिला हो या किसी भी सर्विस में अपनी आपने एलिजिबिलिटी ज़ाहिर करनी हो, तो तालीमी तौर पर आपको बहुत मजबूत होना पड़ता है। इसने बच्चों के ऊपर एक एक्स्ट्रा दबाव शामिल कर दिया। दूसरा, बच्चों की जो टीन एज है और उनके जो पीयर्स हैं, ये आप दोस्त यार हैं, इनकी जो एक्टिविटीज़ का दबाव, आप क्या समझते हैं ये भी बच्चों को इस तरफ ले जाता है? देखिए, सबसे पहला जो अहम चीज़ है वो मैं इसमें देखता हूँ कि बच्चों की काउंसलिंग ना होने के बराबर है। काउंसलिंग में सबसे पहला किरदार अगेन माँ बाप का होता है और दूसरे नंबर पे टीचर्स का होता है। इसमें टीचर्स का भी बहुत बड़ा फेलियर है कि एक तो बच्चे के ऊपर जो तालीम का, उसमें हर बच्चा ए ग्रेड स्कोर नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये तवक्को रखना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि हर बच्चा ए ग्रेड स्कोर करेगा और हर बच्चा
जो है वो जो पोस्ट सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ सकेगा। तो ये एक अलमिया है, काउंसलिंग ना होने के बराबर है। बहरहाल वो एक डिपेंड करता है कि बच्चा इन चीज़ों की वजह से भी सम टाइम दबाव बर्दाश्त ना करते हुए, अदम बर्दाश्त की वजह से या अपनी वीकनेसेस छुपाने के लिए भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है। इसके अंदर उसके दोस्तों का बहुत बड़ा रोल होता है। कम्युनिटी अगेन बड़ा किरदार अदा करती है कि उसके साथ जो दोस्त अहबाब उसके बैठ रहे हैं उसमें वो किस कल्चर से आ रहे हैं। सम टाइम बच्चा खुद बहुत अच्छे कल्चर से होता है, उसके फैमिली सपोर्ट भी होती है, बैकग्राउंड भी ठीक होता है, लेकिन वो 10 बच्चों के साथ एक बच्चा ऐसा मिल जाता है आके जिसकी बैक एंड में उसके पेरेंट्स की नेगेटिविटी या जिस सोसाइटी से वो आ रहा होता है उस सोसाइटी की या उस क्लास की एक जो है वो इस तरह की इन्वॉल्वमेंट होती है जो कि वो बाकी बच्चों के अंदर स्प्रेड कर देता है। तो इसकी बड़ी स्कूल के अंदर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसकी बड़ी सख्त मॉनिटरिंग की ज़रूरत है कि इस तरह के अनासर जो हैं वो उनको हाईलाइट किया जाए, क्योंकि वो एक बच्चा जो है वो 10-20 बच्चों की ज़िंदगियां और ख़राब कर सकता है और वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है जिससे फिर दूसरे बच्चों का निकलना मुश्किल हो जाता है। और माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे के साथ इंटरेक्ट करें। जब आपका बच्चा इंस्टीट्यूशन से आता है तो दिन में कुछ टाइम उसको ज़रूर दें और उससे इंटरेक्ट करें, उससे पूछें उसकी डे एक्टिविटीज़ के बारे में, उसको असेस करें, जो वो बता रहा है वो भी असेस करें और जो वो नहीं बता रहा उसको भी असेस करें। और आखिर में जो आपने बात की कि माँ बाप के साथ फ्रेंडली इंटरेक्शन, तो 10-11 साल के बाद जो है ना वो बच्चा इस लेवल पे होता है कि उसके साथ फ्रेंडली रहा जाए और उसकी तरबियत के लिए उसके साथ फ्रेंडली रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हमारे तकरीबन माँ बाप मुकम्मल तौर पे फेल हैं। वो इस एज में बच्चे के साथ वो इंटरेक्शन वही रखते हैं जो बचपन का है कि उसको खाने पीने को दे दिया है, उसकी ज़रूरत की चीज़ ला के दे दी है, लेकिन उसके साथ ऐसा इंटरेक्शन नहीं है कि वो अपनी मज़ीद कोई मामलात आपके साथ शेयर कर सके। जबकि ये एक चेंजिंग ग्रोइंग एज होती है, उसमें वो बड़ा ज़रूरी होता है कि वो माँ बाप को अपनी जो बॉडी की दूसरी ज़रूरियात है उसके बारे में वो अपने माँ बाप से बात कर सके। डॉक्टर साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बल्कि इसमें एक और रुझान भी देखा गया है हमारे वालिदैन की तरफ से कि देखें बच्चे को हकीकत का रुख हम नहीं दिखाते। समटाइम्स तमाम लोग एक जैसे अमीर नहीं हो सकते। बाज़ का तालीमी इदारों में उनके साथी कुछ बहुत बड़ी गाड़ियों पे आ रहे हैं, कोई बड़ा स्टाइल उन्होंने अपनाया है, कोई साथ सिगरेट पकड़ा है और ये सर उसको कॉपी करने के चक्कर में बच्चा या प्रोमिनेंट नज़र आने के चक्कर में बच्चा भी उनकी नकल करता हुआ इस लानत का शिकार हो जाता है, जो कि बाद में फिर उसकी ज़िंदगी को तंग कर देती हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि अब एक जो बच्चे ड्रग्स में जो इन्वॉल्व हो जाते हैं उनकी सेहत पर ये क्या असरात छोड़ती है चीज़? देखिए, जो दो तरह की ड्रग्स हमने डिस्क्राइब की हैं, दोनों के डिफरेंट असरात हैं बॉडी के ऊपर। कुछ ड्रग्स जो हैं वो बॉडी को डल करती हैं, उसका असरात ये है कि बच्चा आपको सुस्ती का शिकार नज़र आएगा, वो उसकी आपको सेहत जो है वो प्रॉपर नज़र नहीं आएगी और वो आपको ज़्यादातर जो है ना वो लोगों से साइड में रहता हुआ नज़र आएगा। जो दूसरा मैटर है उसके अंदर जो ड्रग्स हैं वो बॉडी को ओवर एक्टिव करते हैं। उसमें बच्चे की हरकत जो है वो सम टाइम इसमें ड्रग्स के नशे में ही लोग जो है ना वो वारदातें करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके अंदर एक गुस्से का एलिमेंट जो है ना वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, वो उसके अंदर एक गुस्से का एलिमेंट आ जाता है जिसकी वजह से वो बात बात पे झगड़ा करता है। ठीक है, माँ बाप भी उसके साथ बात करने की कोशिश करें तो वो आगे से बहुत ओवर रिएक्ट करता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो उसे समझ आना चाहिए कि बच्चा किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और उसको फिर कवर अप करना चाहिए। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि 3 सतह हैं ऐसी जो कि किसी बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले वालिदैन, फिर असातिज़ा और आखिर पे कानून नाफिज करने वाले इदारे। ये तीनों आपस में कैसे कोलैबोरेशन कर सकते हैं कि हम एक तो इस मनशियात की जो रोकथाम है इसको यकीनी बना लें, दूसरा ये है कि हम इसको जहाँ तक पहुँच गया यहाँ रोक के हम इसको रोल बैक कर जाएँ। तो क्या कम्बिनेशन हो सकता है इसका? देखिए, सबसे बुनियादी जिम्मेदारी अगेन माँ बाप पर आएगी कि वो इसको अपने बच्चे पर नज़र रखें, उसकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें, उसको मोनिटर करें कि ये कहाँ पे है, क्या कर रहा है, और अगर इसमें बच्चा इन्वॉल्व हो गया है तो उसको फौरी तौर पे हैंडल करने की कोशिश करें। दूसरे नंबर पर जो तलीमी अदारा है उसको, क्योंकि बच्चा 6-8 घंटे के लिए उनके हवाले होता है,
उनकी ज़िम्मेदारी है कि इन मामलात की मॉनिटरिंग करें कि बच्चे जो है वो ख़ास तौर पे अगर कोई तलीमी इदारों के बच्चे हॉस्टलाइज हैं तो हॉस्टल्स की मॉनिटरिंग भी तलीमी इदारों के ज़िम्मे होनी चाहिए। लेकिन सम टाइम होता ये है कि प्राइवेट हॉस्टल्स के जो अंदर रहने वाले बच्चे हैं, जो अदर देन इंस्टीट्यूशन हॉस्टल्स हैं, उसमें रहने वाले जो बच्चे हैं उनकी मॉनिटरिंग नहीं की जाती, तो ये बड़ा ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे जो अहम है वो गवर्नमेंट का रोल है। गवर्नमेंट का जो अभी मैंने आपको सेफ़ जनरेशन प्रोग्राम का बताया है, उसमें यही कर रहे हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जो मंशियात से रिलेटेड है, पुलिस है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, मिलके एक अवेयरनेस कैंपेन जो है वो इदारों के अंदर चलाएं, जिससे बच्चों को अवेयर किया जाए इसके बैड इफ़ेक्ट्स के बारे में टाइमली। और नंबर 2 पे जो इस तरह के अनासर हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन है, उनके साथ सख्ती बरती जाए। और अभी CCD का जो इदारा है वो भी इसमें कोशिश कर रहा है कि टॉलरेट ना किया जाए, ख़ुसूसी तौर पे जो ड्रग्स के स्मगलर हैं या ड्रग सप्लायर्स हैं, इनको टॉलरेट ना किया जाए और इनको टाइमली एलिमिनेट किया जाए। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है अपनी सतह पे। बहरहाल ये वो इक़दाम है जो कि देर से शुरू किए गए हैं, तो इनके असरात भी अभी देर से आएंगे, लेकिन इंशाल्लाह गवर्नमेंट जो है वो इस पर कोशिश कर रही है। और यही गवर्नमेंट का जो है वो ज़िम्मेदारी है कि जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन शेयरिंग है उसका मेकनिज़म ड्रॉ करके और इंफॉर्मर एजेंसीज़ के साथ कोऑपरेट करके, तो जो इदारे हैं पुलिस के और जो ANF फोर्स, इन्होंने काउंटर नारकोटिक्स फोर्स तरतीब दी है, वो फौरी तौर पे इक़दाम करे और ऐसे अनासर को एलिमिनेट करें। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपने इंतहाई डिटेल के साथ हमारी रहनुमाई की। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। जैसा कि डॉक्टर ज़ुबैर साहब ने हमें बताया कि ये एक दिन का मसला नहीं है, ये जनरेशन की प्रॉब्लम है। और हमने पिछले 10 से 15 साल में क्योंकि इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया, तो ये लानत हमारे तालीमी इदारों तक आ गई है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट बहुत मुस्तरद तरीके से इसके ऊपर काबू डालने की कोशिश कर रही है। नई टास्क फोर्सेस कायम की जा रही हैं और इस नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसके मुस्बत नताइज इंशाअल्लाह ताला जल्द मुस्तकबिल में ज़ाहिर हो जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी एक तरफ, हमें सबसे पहले ये तस्लीम करना चाहिए कि बच्चे की सबसे पहली दरसगाह उसके वालिदैन हैं। सबसे पहले वालिदैन वो शख्सियात हैं जो बच्चे के दिल में मनशियात की नफ़रत डाल सकते हैं। आप एक बात याद रखिए, जब बच्चा आपका टीन एज में दाखिल हो गया है या 12 साल क्रॉस कर गया है, तो आप बच्चे को अपना दोस्त समझें, उसको इतना बहादुर बनाएं कि वो अपनी ज़िंदगी के मामूलात को आपके साथ डिस्कस करे। इससे पहले कि लोग उसकी तरबियत करें, आप उसकी तरबियत करें और उसको बताएं कि आप जब नशे की लानत का शिकार होंगे तो आपकी ज़िंदगी किस तरह तंग पड़ जाएगी। उसको एग्जाम्पल के साथ शो करें और उसको बताएं कि उनकी आज़ादी इससे मुतासर होगी और ज़िंदगी ख़राब होगी। जबकि दूसरी तरफ असातिज़ा वो इस बात में कतन शर्माए मत, बच्चों को मिसाल के ज़रिए उन लोगों का हाल दिखाएं जो इस नशे की लानत का शिकार हुए और उनकी ज़िंदगियां, उनकी तालीम सब बर्बाद हो गए। कोई वजह नहीं है, अगर हम मिलकर कोशिश करें तो हम इस लानत पर काबू ना डाल सकें। अगले हफ्ते किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर होंगे। अपना, अपने अज़ीज़ व अक़ारब, दोस्तों, सबका ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।